बहुत-बहुत आभार तुलसी जी। अ, अच्छा लगा सबको सुनकर, कमलेश जी को सुनकर और हालाँकि उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है और ऐसा व्याख्यान मतलब कह सकते हैं हालाँकि अ, अदम जी को पूर्ण रूप से परिभाषित तो ये नहीं करता क्योंकि अदम माइक नहीं ऑन होता रहा और निश्चित तौर पे ऐसा व्याख्यान सारगर्भित था। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगी कि कवि को पूरी तरीके से परिभाषित करता था क्योंकि सुनकर ऐसा लगा कि ये तो बस प्रारंभ था और बहुत लंबी चर्चा इस पे होनी है और करनी है। तो लेकिन जितना ही सुना क्योंकि समय की बाध्यता है, अपनी बाध्यता है और वैसे भी बहुत ज़्यादा अधिक समय हो गया, 9:15 बज गए हैं और मैं देख पा रही हूँ तो हम लोग मात्र 8-10 लोग और जुड़े हुए हैं अभी। तो जब अदम जी की चर्चा चलती है तो मुझे प्रसिद्ध कवि और आलोचक कवि नहीं मैनेजर पांडे जी का यह कथन याद आता है कि जब उन्होंने ये कहा था कि अदम गोंडवी की कविता जो है वो आज कि हिंदी कविता की दुनिया में एक अजरज की तरह है। वह उनकी कविता है जिनके लिए अब कोई कविता नहीं लिखता। वो गांव के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, असहायों, मजदूरों, किसानों और सताई हुई औरतों की कविता है। वो ये लिखते हैं। हालांकि ये जो है विषय जो भी विषय थे चाहे जिसके बारे में मैनेजर पांडे जी कह रहे थे दलितों असहायों ये स्त्री की भी बात पहले पहल साहित्य में नहीं उठती है जैसा कमलेश जी ने बताया था उन्होंने भी बताया था लेकिन जब हम कबीर निराला नागार्जुन या धूमिल आदि की परंपरा को देखते हैं तो उस परंपरा का उत्कर्ष अवश्य है अगर हम इनके कवि के व्यक्तित्व की बात करें क्योंकि समाज मैंने पहले भी कहा है जब साहित्य का समाज पे प्रभाव विषय पे मैं बोल रही थी कोई भी कवि अपने सामाजिक परिवेश से अछूता नहीं रहता और उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व ही है आप सब देखिए कि जैसा उन्होंने बताया अभी कमलेश जी ने कि अब 1947 में इनका जन्म हुआ जन्म के मात्र 5 महीने 5 वर्ष की अवस्था के बाद माता और पिता दोनों ही कवि को छोड़ के चले गए 5 वर्ष के बालक जो कि समाज के ऊपर निर्भर हो गया कैसे कैसे अपने सामाजिक आस परिवेश के लोगों के द्वारा और अपनी जिजीविका पालता है अपनी बचाता है जिजीविका बचाता है अपने जीवन को पालता है लोगों पर निर्भर होता है फिर बाद में जैसे जैसे उसकी चेतना बढ़ती है तो वो आगे अपना कार्य करता है लेकिन भूख और गरीबी या जो भी सामाजिक विसंगतियां हैं उसको पहले कवि ने खुद महसूस किया है और तब वो उनकी रचनाओं में आता है कवि जो है वो धरती का सतही कवि है जमीनी स्तर का कवि है और वह अपना जो पहला संग्रह ही है धरती की सतह पर उसी से स्वयं को जमीनी स्तर का कवि सिद्ध करता है कवि कहते हैं एक जगह उनकी पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि वो लिखते हैं कि याद रखिए यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार याद रखिए यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की ये एहसास एक एक दिन के माध्यम से कवि के यथार्थ से होकर गुजरते हैं इसीलिए इतनी ये जो विद्रोह है ये जो विसंगतियों के प्रति खुली चुनौती देता है विद्रोही चेतना का कवि है तो उस विद्रोह को उस सामाजिक विसंगति को उसने एक एक दिन करके जिया है तब उसकी रचना में इस तरीके के शब्द आ पाते हैं इस तरीके की धार आ पाती है जो व्यवस्था से और समय से भी संघर्ष करने से नहीं चूकती उनका दूसरा काव्य संग्रह आप जानते हैं कि समय से मुठभेड़ है ये जो अ, उनकी पूरी रचना न सिर्फ एक दो काव्य संग्रहों की बात बल्कि जो कविताएं भी हैं गर्म रोटी की महक वो सब उन हालांकि मैं बहुत नहीं करूंगी संक्षिप्त करूंगी मैं देख रही हूँ कि समय बहुत कम है लेकिन कुछ पंक्तियां मुझे बहुत ही अच्छी लगी और कवि के व्यक्तित्व निर्माण का क्यों आखिर कवि इतना अच्छा लिख पाता है जब वो रोटी की बात करता है जब वो राजनीतिक विसंगत गति पर प्रश्न
उठाता है, भ्रष्टता पर प्रश्न उठाता है, सामाजिक सांप्रदायिकता के बारे में कहता है। वो समाज का, उस समय के समाज का यथार्थ है। आजादी के तुरंत बाद कवि का जन्म होता है। आजादी से पहले जितनी स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर लोगों ने देखी थी, सपने देखे थे, वो उन सब का धीरे धीरे मोह भंग होता है। तो ये सारी परिस्थितियां वे परिस्थितियां होती हैं जो कवि के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और इसीलिए मुझे याद आता है कि जब मैंने एक जगह सुना था या कहते भी हैं कि यश तो महका करता है, यश तो चंदन होता है, वे बिरले ही होते हैं जिनका अभिनंदन होता है। कवि जो है उन बिरले व्यक्तित्वों में है जिनका की चर्चा करना या जिनकी चर्चा में सहभागी बनना दोनों ही बहुत आकर्षित करता है। कवि जब गांव का कवि है, समाज का कवि है, काजू की रोटी और बहुत सारी रचनाएं ऐसी बताई कमलेश जी ने, चाहे प्रतीक भाई ने भी बहुत अच्छी बताई। तो ये जो शहरियत है समाज में किस तरीके से घुल मिल रही है, हमारा गांव जो है वो भी अब खत्म होता जा रहा है, उसकी विचारधाराएं शहरी विचारधाराओं से बहुत हद तक प्रभावित हो गई हैं। तो वो भी कवि को बहुत सालती हैं और कवि से कहला उठती हैं कि यूं खुद की लाश अपने कंधों पर उठाए हैं, ऐ शहर के बासिंदों हम गांव से आए हैं। खैर, निर्माण कवि जो है वो विद्रोही चेतना का ही कवि नहीं है। समाज निर्माण की भी बात, कोई भी कवि समाज निर्माण की बात करते हैं। और समाज निर्माण की जब बात आती है तो एक चीज है कवि के, हर रचनाकार के, हर सर्जक के दिमाग में ये होता है कि समाज जो है, एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे हो। सब राम राज्य की कल्पना करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनका समाज जो है, उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो आदर्श है वो बहुत अच्छे तरीके से समाज में व्याप्त हों। और इसका प्रतिबिंब कवि या सर्जक या साहित्यकार जो है वो समाज को बहुत हद तक प्रभावित करता है। रचनाकार आदम गोंडवी जी भी ये चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। क्योंकि क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर कवि एक जगह लिखते हैं कि घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं, धूप फागुन की नसीली है। बगावत के कमल खिलते हैं दिल के सूखे दरिया में, जब देखता हूँ आंख बच्चों की बनी हुई है। जब इस तरीके की व्यवस्था दिखती है, मासूम रो रहे हों या उनके पास खाने को रोटी नहीं है, एक आदर्श समाज की प्राकल्पना या समाज निर्माण की बात सोची भी नहीं जा सकती है। और अगर हम कवि के नाम को ही देखें, कवि अपने नाम रमानाथ सिंह कैसे अदम गोंडवी बनते हैं, और अदम ही नाम क्यों चुनते हैं? आपको पता होगा अदम का जो अर्थ है वो वंचित से है। विषम परिस्थितिगत जो वंचना है वो इनके साहित्य का यथार्थ है। और वो यथार्थ सर्वत्र दिखाई पड़ता है, प्रारंभ से ही लेकर अंत तक सर्वत्र ही वह यथार्थ दिखाई पड़ता है। जब कवि लिखता है कि हाय रे किस्मत कि खाली पेट बच्चा सो गया, माँ के कदमों से लिपट के 12 मनहार पे, क्या गलत कल को उसकी चेतना बागी बने, पल रहा बचपन जो भूख के अंगार पे। भूखा बचपन एक आदर्श समाज की रचना नहीं कर सकता। और इसीलिए कभी भी एक आदर्श समाज के निर्माण से पहले इन ये जो विसंगतियां हैं, जो भूख है, गरीबी है, समाज में व्याप्त भ्रष्टता है, इस पर प्रश्न खड़ा करती है। इसके बारे में वो बार बार अपनी अभिव्यक्ति करती है। और जब कवि अपनी रचनाओं के बारे में लिखता है, जब कवि अपनी कविताओं का वर्ण विषय चुनता है, तो वो जीवन के कटु यथार्थ से एकदम मेल खाती हैं, उससे इतर नहीं हो सकती। ये जो कवि की अभिव्यक्ति है, वह अभिव्यक्ति किसी प्रेमी की रोमानी अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। कौन सामान्य व्यक्ति? जो भूख की मार झेलता है, जो भय में जो राजनीतिक भय के साये में जीता है, जो गरीबी और भ्रष्टता की मार झेलता है, ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए कवि जो है वो विद्रोही चेतना का कवि बनता है। क्यों? क्योंकि
ये सामाजिक जो विसंगति है उससे मुक्ति चेतना का काम ही है। यह विद्रोह क्यों है? ये तो हमने देखा है, जो हम यथार्थ भुगतते हैं, जब यथार्थ की मार झेलते-झेलते हमारे मन में एक कुंठा, एक विसंगति, एक विद्रोह पैदा हो जाता है। और अगर हमारे मन में जब एक इस प्रकार की व्यवस्था के प्रति आक्रोश हो, तो हम रोमानी कल्पना नहीं कर सकते, हम ये कोमल कल्पना नहीं कर सकते। तभी कभी ये कह पाता है कि जुल्फ अंगड़ाई, तबस्सुम चांद, आईना गुलाब, भूख मरी के मोर्चे पर ढल गया इनका स्वभाव। पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस अहद किसको फुर्सत है, पढ़े दिल की किताब। कैसे दिल की किताब पढ़ सकता है यदि उसकी चिंता का केंद्र, उसकी चेतना का केंद्र एक ही जगह अटका हुआ है तो? क्योंकि जब तक भूखे भजन न हो तो गोपाला हमारे यहाँ कही गई है। और मैं जब इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है साहिर लुधियानवी का वह कथन, जिसको बार बार मैं उल्लेखित भी करती हूँ और बार बार मुझे बड़ा पसंद है, जब वो कहते हैं कि भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तो इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति हम पढ़ते हैं, दिखाई पड़ती है कवि की पूरी रचना को पढ़ते हुए, आप देखिए इससे मुक्त नहीं है। सामाजिक राजनीतिक जो भ्रष्टता है, अभी उन्होंने कहा था कि उल्लेख किया कमलेश जी ने कि छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी जगमात को मत छोड़िए। ये जो समाज में, राजनीति में हम आप देख रहे हैं, आज वर्तमान समय का भी यथार्थ है कि जब सामाजिक और समसामयिक मुद्दों से भटकाना हो तो राजनीतिक सांप्रदायिकता को, धर्म की सांप्रदायिकता को छोड़ दीजिए, या ऐसे छोटे छोटे मुद्दे आते हैं जिनका कोई तुक ही नहीं है। अभी हाल ही में हम नहीं भूल सकते किस तरीके की छोटी छोटी ऐसी बातें आई थी, जैसे जो एकदम मुद्दा ही नहीं है उसको मुद्दा बना दिया जाता है राजनीति में। तो ये व्यवस्था के प्रति विद्रोह कैसे, कोई अगर सर्जक चेतनशील रचनाकार है तो इसके खिलाफ क्यों नहीं लिखेगा? आदम गोंडवी भी इस वंचित साहित्य की रचना करते हैं, सिर्फ नाम ही वंचित यानी अदम नहीं रखते, बल्कि उन वंचितों का स्वर भी बनते हैं। और निश्चित तौर पे उनकी बारे में चर्चा एक विस्तृत फलक पे कभी होनी चाहिए। हालांकि समय बहुत कम है, मैं बहुत नहीं लूंगी। ये जरूर करूंगी कि हमारे जो चूंकि गुरुवर अभी नहीं है, लेकिन उनको मैं प्रणाम करती हूँ, अपनी बागी उर्वरा भूमि बलिया को प्रणाम करती हूँ। और इस तरीके के चर्चा और इस तरीके के आयोजनों का हम हिस्सा बन रहे हैं, ये भी एक बहुत ही एक खुशी की बात है। और हमारे सभी शिक्षार्थी, चाहे वो हम खुद भी एक शिक्षार्थी ही हैं, और सभी शिक्षार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके के आयोजनों के लिए मैं आप सब आयोजक मंडल को साधुवाद देती हूँ। कमलेश जी का व्याख्यान बहुत अच्छा रहा, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।